वेलकम। आज के वीडियो में मैं C++ के इस सीरीज में क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंसेप्ट में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल के रूप में जनरेट होता है, बनता है। तो आज मैं उसी के बारे में बताता हूं कि स्टैटिक यदि हम यूज करें तो किसी मेंबर फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, और यदि हम स्टैटिक वेरिएबल है तो वो कैसे मेमोरी एलोकेट करेगा और उसकी एक्सेसिंग कैसे होगी, इसके बारे में मैं इसमें आज बताऊंगा। तो स्टैटिक मेंबर्स यदि हम यूज करें तो स्टैटिक कीवर्ड के रूप में यूज होगा, और यदि वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यहां स्टैटिक और वेरिएबल का नेम, और यदि हम फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो स्टैटिक और फंक्शन का नेम, और जो भी आर्गुमेंट्स होगा ये हम देंगे। यही इसका सिंटैक्स है। अब बात आती है कि आखिर स्टैटिक का यूज क्यों करें। तो जैसे देखिए, बहुत सारा सिचुएशन ऐसा जनरेट होता है जिसमें कि हमको एक कॉमन वैल्यू चाहिए हो। आप यदि कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यदि क्लास टेस्ट है और इसका टी आप ऑब्जेक्ट बनाए, दूसरा ऑब्जेक्ट T1 बनाए, T2 बनाए, तो ये तीनों जो ऑब्जेक्ट होगा, और सपोज करिए कि इस क्लास के अंदर, यानी क्लास है टेस्ट और इसके अंदर एक वेरिएबल हम int a लिए हुए हैं और एक है int b, ठीक है। तो इसका जब ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा तो t के लिए भी ये एक मेमोरी लोकेशन बनाएगा जिसका 2 पार्ट होगा, T2 के लिए भी बनाएगा, इसका भी 2 पार्ट होगा, और T1 के लिए और T2 के लिए भी बनाएगा, इसका भी 2 पार्ट होगा। यानी A B और B, ये इस तरह का पोर्शन वो बनाते चला जाता है। अब यहां पर बात आती है कि मान लीजिए कोई वैल्यू जो कि T के पास था, उस वैल्यू का यूज हमको T1 में करना है, T2 में करना है। तो जब हम ऑब्जेक्ट बना करके काम करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल यदि बना हुआ रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी खास वैल्यू को हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर सके, यानी ये शेयर नहीं करने देगा। हमको इसके लिए रेफरेंस के तौर पर पास करना होगा, तब जाकर के शेयर होगा। लेकिन नॉर्मली हम चाहेंगे कि इसमें 5 है, यहां 7 है, यहां पर आकर के हम 20 करें, और 3 और 12 और 22 है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इस T2 के साथ इसके 5 को यूज कर ले या इसके 20 को यूज कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, यहां शेयरिंग नहीं होगा। तो अब बात आती है कि आखिर ये शेयरिंग होगा कैसे। हमको तो एक सीक्वेंस चाहिए। जैसे एग्जांपल आप एक साधारण सा सोचिए कि कॉलेज के लिए आपको यदि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम आप बना रहे हैं, तो उसमें नेम अलग होगा। रोल जब आप इनपुट कीजिएगा तो रोल को पहले एक्सेस कर लीजिएगा या अलग आप डालिएगा, ठीक है, इसमें आपका रोल नंबर भी डल जाएगा, अलग अलग सबका रहेगा। लेकिन सीरियल नंबर कैसे पता चलेगा, सीरियली कैसे आप काउंट कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट का एडमिशन हमने लिया। तो यहां पर बात आकर के फंसेगी कि आखिर काउंटिंग इस तरह का कैसे होगा। तो काउंटिंग के लिए ही, यानी एक ही वेरिएबल रहे और वो बार बार इंक्रीज करे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल का। तो स्टैटिक वेरिएबल आप प्राइवेटली डिक्लेयर कर लीजिए, और उसको जितना बार आप एक्सेस कीजिएगा फंक्शन के अंदर रख करके, और उसको आप 1 से यदि इंक्रीज कर देंगे तो वो काउंटर के रूप में आपका काम करेगा। तो वेरिएबल के पहले हमको कुछ नहीं करना, यहां पर यदि स्टैटिक लगा देंगे तो ये इसके बीच से कट जाएगा, ये यहां नहीं बनेगा। अब देखिए, या स्टैटिक भी जैसे ही लगा तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा, ये पूरे क्लास लेवल का वेरिएबल हो जाता है। एक कॉमन वेरिएबल बनेगा B, और वो एक लोकेशन देगा, इसी को एक्सेस करेगा T भी, T1 भी और T2 भी, तीनों इसको शेयर करेगा। यानी A सबका अपना अपना होगा, लेकिन B
एक कॉमन लोकेशन बनेगा और ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि ये पूरे क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी इसकी वैल्यू टी भी एक्सेस कर सकता है, T1 भी कर सकता है, T2 भी कर सकता है। T1 भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, T2 भी कर सकता है और T भी मॉडिफिकेशन कर सकता है B के वैल्यू में। लेकिन इस A में कोई भी वेरिएबल एक दूसरे का या एक दूसरे के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। और एक बात जो इसमें खास है कि जब हम स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो उसको इनिशियलाइज करना नेसेसरी हो जाता है। तो इनिशियलाइज जो भी स्टैटिक वेरिएबल है ये क्लास के बाहर होता है। तो क्लास के बाहर जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो इसमें हमको इसका जो सिंटैक्स होता है ये होता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, किस क्लास से बिलोंग करता है, और स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर और वेरिएबल का नेम इक्वल टू वैल्यू। यानी कि इसको जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो क्लास मेरा यहां खत्म हुआ, तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो यहां लिखेंगे इंट। क्लास कौन सा है, टेस्ट, स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर, और इसके बाद वेरिएबल का नेम देंगे b इक्वल्स टू 20। ये यदि नहीं लाइन हम देंगे और मेन के अंदर जाकर के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या प्रोग्राम हम लिख करके उसको एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे तो एरर मैसेज शो करेगा। तो इसको इनिशियलाइज करना भी जरूरी है। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स आपको क्या हो जाएगा कि पहले लिखते हैं डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर और फिर वेरिएबल का नेम। वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ये इसका सिंटैक्स है। अब जब भी आप इसको, जैसे ये देखिए, ये जो मैंने लिखा इसको मैं मैच करा दे रहा हूं, डेटा टाइप, यानी इसका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर, इंट लिखे। क्लास का नेम, तो क्लास का नेम क्या था, टेस्ट, टेस्ट लिखे। इसको रिजल्यूशन ऑपरेटर हो गया, और इसके बाद वेरिएबल का नेम, तो वेरिएबल का नेम b था, b इक्वल्स टू 20। तो b जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा 20 से। अब यहां पर एक चीज और आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि b एरे होता तब क्या करते हैं, b और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में मान लो हम 5 दे दिए, तब कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन का तरीका यही रहता, यहां पर b इक्वल्स टू, अब यहां कर्ली ब्रेस जैसे एरे इनिशियलाइज करते हैं सेम उसी तरीके से इसको आप इनिशियलाइज करिए, यानी 0, 0, 0, 0, 0। ये इस तरीके से ये इनिशियलाइज, यानी कि जितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है या कंटेन करेगा वो एलिमेंट को, उतना बार आप इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो ये एरे को भी इनिशियलाइज करेगा। तो एरे भी बनेगा तो सेम जैसे b एक कॉमन बना था, इसी तरीके से यहां पर ये एरे भी कॉमन बन जाएगा, और जितना भी ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा सबसे उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है स्टैटिक यदि वेरिएबल बनाते हैं तो। अब आइए इसका एक प्रोग्राम हम आपको साधारण प्रोग्राम बताते हैं स्टैटिक वेरिएबल का कैसे है होता है इसमें काम। मैं एक साधारण सा चीज आपको एक वैल्यू डाल करके और 2-3 बार कॉल करता हूं और उसको चेंज करता हूं, और फाइनली क्या वैल्यू आएगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, हैश इंक्लूड iostream .h क्लास, और हमने ले लिया टेस्ट, जो नाम रखे थे वही था। यहां पर इंट में हम a लिए, और सेम प्रोग्राम मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, स्टैटिक इंट b। एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल b के नाम से लिया। अब आप आ जाइए पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक में आए तो पब्लिक में आकर के हम इसमें इनपुट के लिए एक फंक्शन बनाते हैं जो कि पैरामीटराइज होगा, जिसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे कि void इनपुट और int x, int y, और a इक्वल टू x और b इक्वल्स टू y हमने दिया, और इसको आप डिस्प्ले कीजिए void आउटपुट। इनपुट है, आउटपुट दे दिया। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, cout a इक्वल्स टू a
और फिर सी आउट बी इक्वल्स टू बी, ये दिया। और इसके बाद यहां पर कर्ली ब्रेस बंद किए, सेमीकोलन दे दिया, क्लास का टर्मिनेशन हो गया। अब इसके बाद बी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप इसका, तो डेटा टाइप है इंट, क्लास का नेम है टेस्ट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसके बाद वेरिएबल का नेम बी, बी इक्वल्स टू 0। किसी भी वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो नॉर्मली हम 0 दे दिए इसमें। अब देखिए, अब आते हैं इसको कॉल करते हैं वॉइड मेन। अब यहां पर आप इस फंक्शन को, तो सबसे पहला काम तो होगा ऑब्जेक्ट बनाना। देखिए टेस्ट का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं OB1, OB2, OB3, 3 ऑब्जेक्ट बना है। OB1 में डॉट इनपुट को हम कॉल किए और इसमें हम पास कर देते हैं 10 और 20। फिर OB2 को कॉल किए, यानी इनपुट को कॉल किए OB2 से, और इसमें हम दे देते हैं 40 और 50। और फिर यहां पर OB3 के इनपुट को कॉल किए और इसमें दे दिया 80 और 90। अब देखिए, अब हम तीनों से आउटपुट दिखाते हैं आपको। तो यहां पर सी आउट OB1, यानी OB1 के वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहां पर देंगे OB1 डॉट आउटपुट, और फिर सी आउट OB2, और यहां पर OB2 डॉट आउटपुट, और फिर सी आउट कीजिए OB3 और OB3 डॉट आउटपुट, ये आ गया। और लास्ट में इसको हम बंद कर देंगे। तो अब इस पर ध्यान दीजिए ये कैसे कैसे बना रहा है। तो देखिए, सबसे पहला OB जो बना OB1 के लिए भी एक वेरिएबल, OB2 के लिए भी एक वेरिएबल बनेगा, और OB3 के लिए भी एक वेरिएबल बनेगा। ये कौन सा वेरिएबल है, तो जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, यानी ए। तो यानी इसके लिए भी ए बना, इसका अपना ए है और इसका भी अपना ए है। लेकिन बी जो बनेगा ये कॉमन बनेगा, सबके लिए होगा। तो बी एक बना अलग वेरिएबल, ये क्या बना बी, ये तीनों एक्सेस करेगा, ये भी और ये भी, ये तीनों इसी को एक्सेस करेगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस सिचुएशन को हम हैंडल कराते हैं, कैसे होगा। तो OB1 डॉट इनपुट हमने भेजा कितना 10 और 20, तो 10 आ गया x में, 20 आ गया y में। तो a में और b में 10 और 20 इनिशियलाइज हो गया, यानी यहां रह गया 10 और यहां आ गया 20। अब देखिए सेकंड में फिर हम 2 से कॉल किए 40 और 50, तो x में 40, b में 50, तो x वाला चला गया a में, तो यहां पर आ जाएगा 40 और इसमें आ जाएगा 20 जो था ये हट जाएगा, अब हट करके हो गया 50। अब इसके बाद आप OB3 से हम कॉल किए 80 और 90, तो x में 80 और y में 90, तो a में चला गया 80 और यहां आ जाएगा 90, ये रिप्लेस होते चला गया, लास्ट वाला वैल्यू बच गया। तो जो लास्ट बार इनिशियलाइज हुआ वही वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल में बच जाता है। अब देखिए, अब जब हम आउटपुट देंगे OB1 से आउटपुट करेंगे तो हमको a और b दोनों दिखाएगा। तो a का वैल्यू हमको दिखाएगा 10 और b का वैल्यू दिखाएगा 90, यानी यहां पर 10 और 90 प्रिंट हो जाएगा। जब हम OB2 से आएंगे तो कितना प्रिंट होगा OB2 से 40 और 90, 40 और 90, और फिर OB3 से प्रिंट करेंगे तो इसमें हो जाएगा 80 और 90। तो ये आएगा आपका आउटपुट। तो देखो इसमें जो लास्ट टाइम हमने इनिशियलाइज किया वही वैल्यू तीनों में मिला, तो इसका मतलब है कि जो स्टैटिक वेरिएबल हम बनाते हैं वो क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है सबके लिए। यानी इसको हमको अलग से कहीं या किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि पूरे क्लास के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है।
अब बात आती है कि ठीक है, ये तो आपको एक साधारण सा सॉल्यूशन में बताया। अब इस पर कि यदि हम ऑब्जेक्ट, तो ठीक ऑब्जेक्ट छोड़िए, अभी तो पहले वेरिएबल तो बना लिए स्टैटिक टाइप का, क्या फंक्शन भी स्टैटिक टाइप का बनेगा? तो स्टैटिक टाइप का फंक्शन भी बनेगा, लेकिन इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है। ये कहता है कि स्टैटिक फंक्शन जब हम बनाएंगे तो यहां पर वेरिएबल भी हमारा स्टैटिक बनेगा, क्योंकि देखो यदि हम वहां पर नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो जब हम एक्सेस करने जाएंगे तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल तभी बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्ट बन जाता है, क्योंकि यदि डायरेक्ट नहीं बनता तो हम यहां इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे। तो यहां पर ये डायरेक्ट बन जाता है, तो यदि हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो वो डायरेक्ट बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के लिए रुका नहीं रहेगा या ऑब्जेक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और यदि हम इस स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देख लीजिए, इसको मैं बता दे रहा हूं कि मान लीजिए हम यहां पर इसके साथ भी स्टैटिक यूज कर रहे हैं, ए और बी दोनों कैसा हो गया? स्टैटिक टाइप का हो गया। तो स्टैटिक टाइप का हो गया तो ये क्या हो गया? कॉमन वेरिएबल आपका ये बन गया। आप देखो, आप यहां पर आइए और इनपुट में एक्स और वाई ये आपका नॉन स्टैटिक हो सकता है दोनों, इससे कोई दिक्कत नहीं, पैरामीटर आपका एज यूजुअल पास होगा। इसके पहले भी हम लगा देंगे स्टैटिक और इसके पहले भी हम लगा देंगे स्टैटिक। देखिए इनिशियलाइज हम ए को किए, फिर बी को भी कर देंगे इंट टेस्ट, इसको प्रिजर्वेशन ऑपरेटर ए इक्वल टू 0, ए और बी दोनों इनिशियलाइज हो गया। अब देखो यहां पर अब कॉल करने में हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कॉल होगा कैसे? हम अब यदि इनपुट को कॉल करेंगे, यानी वैल्यू हमको इनपुट करना है, तो इनपुट करना है तो हम इनपुट को कॉल करेंगे तो कैसे होगा? तो यहां पर लिखेंगे क्लास का नेम टेस्ट, इसको प्रिजर्वेशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम दीजिए इनपुट, ये डायरेक्ट कॉल होगा 80 और 90, और आप टेस्ट दे करके डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। आउटपुट ये आपको वैल्यू इनपुट भी लेगा और इनपुट लेने के बाद आपको डिस्प्ले भी कर देगा। लेकिन यहां पर ये याद रखिएगा कि स्टैटिक फंक्शन यदि बना रहे हैं तो उस केस में यदि स्टैटिक टाइप का ही वेरिएबल रहे तो आपको आसान हो जाता है या आपका काम आसान हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता चूंकि पड़ती नहीं है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल यदि आपका रहेगा तो उसको वो मेमोरी तब कंज्यूम करेगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि आपको पहले पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो ये इस तरीके से आज का जो टॉपिक था वो स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स दोनों के बारे में, तो इतना ही। अब इस पर जो आपका कमेंट होगा, जिस तरह का प्रॉब्लम आपको जनरेट हो रहा होगा, वो आप हमको टेलीग्राम पर शेयर करिए। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं या टेलीग्राम पर शेयर कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।